बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल जो डिज़ाइंस हैं वो हमारे क्या क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे बनाई जाती है या डिज़ाइनिंग उसकी कैसे की जाती है। वंस अगेन जी, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसके कंटेंट पे कहते हैं डिस्क्राइब 6 की एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन पेज। सेकेंड नंबर पर उसके जो है वो कंट्रास्ट है, थर्ड पे डिस्कशन है और उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिप्शन है या डिस्क्राइब है। मैं बड़ी स्पीड से आगे चलता हूँ जी। यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्या मुराद होती है। जैसे हर इंसान को अल्लाह पाक ने एक बड़ा नायाब किस्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके जिस्म को, जिस पे वो खड़ा होता है, वो सोचता है, वो अपने हाथों से काम करता है, मुंह से बोलता है, नाक से सूंघता है, आँखों से देखता है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो क्या करती है कि अपने डिफरेंट किस्म के फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करती हैं। हम आगे जाने से पहले हम छोटी छोटी टर्म्स जो हैं वो देख लेते हैं जो पेपर में हमारे शॉर्ट के तौर पे सामने आती हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है जी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से मुराद ये है कि हम अरेंज करते हैं एंड स्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चरिंग द वर्क टू अकॉम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ख़त्म करने के लिए हम उसकी स्ट्रक्चर और उसकी अरेंजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? इट्स अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, द स्ट्रक्चर्स विच कैन बी शोन विजुअली ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, and the organizational design is a process that involves the decisions about the 6 key elements: work specialization, departmentalization, chain of command, span of control, centralization and decentralization with formalization। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है जो नज़र आ रहा होता है। और ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कितने हैं जी, उसने यहाँ से 6 से 7 जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है उसके बारे में उसने बता दी है। लेट्स डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन वन बाय वन। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन की कैटेगरी आती है उसमें वर्क स्पेशलाइजेशन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहाँ पे लोग उन जो अपने काम के जो स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटीज़ बिठाया जाता है। वहाँ पे हम उन्हें उनकी और उनके एक सेल में हम स्पेसिफिक किस्म की उन्हें असाइनमेंट वगैरह प्रोवाइड कर देते होते हैं। वहाँ पे बैठ के वो लोग काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बंदा ग्रेडिंग का काम करता है तो ग्रेडिंग का काम उसको दिया जाता है, अगर डिज़ाइनिंग का तो डिज़ाइनिंग का काम दे के उसको क्या कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। सेकंड नंबर पे जो ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे टाइप आ रही है या डिज़ाइन आ रहा है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम क्या करते हैं जी, डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना काम ख़त्म करते हैं। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो ये कहता है कि कॉमन वर्क एक्टिविटीज़ नीड टू बी ग्रुप्ड बैक टुगेदर टू वर्क गेट्स डन इन इट्स कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड वे। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करनी है बेटे, इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेनी है। नहीं तो आप नीचे देख सकते हैं वहाँ पर भी जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी। अब इसमें क्या होता है, वंस अगेन जी फ्रंट डेस्क ऑपरेशन होता है, सेल्स, कैटरिंग, हाउसकीपिंग एंड लॉन्ड्री वगैरह के फंक्शंस जो हैं ये आपकी डिपार्टमेंटलाइजेशंस के अंदर आ जाते हैं। कुछ इस तरह से भी ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है वो डिज़ाइन बनाया जाता है। मैं यहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की कुछ मिसाल आपको दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर प्लांट मैनेजर बैठा हुआ है ये, और उसके बाद ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ये अकाउंटिंग का, ये मैन्युफैक्चरिंग का, ये एचआर का और ये परचेजिंग का डिपार्टमेंट है। अब ये हर डिपार्टमेंट जो है तमाम डिपार्टमेंट्स बैठ के अपना काम कर रहे हैं और ये किसके अंडर है, ये प्लांट मैनेजर के अंडर है। उसके बाद जनाब जोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे आपका एक वाइस प्रेसिडेंट होता है जिसके साथ सेल डायरेक्टर है, सेल डायरेक्टर साउदर्न रीजन, मिड वेस्टर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन के बैठे हुए हैं। इसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स आगे भी इसकी चल रही हैं। आगे मैं थोड़ा सा अगर क्विकली मूव करता हूँ तो यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल टीम्स का एक कंसेप्ट आता है। ये एक ऐसी टीम्स होती हैं जिनके पास मल्टी नॉलेज होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ तो इस टीम के कुछ बंदों ने इस यहाँ पर भी काम किया होता है, कुछ अर्सा इन्होंने यहाँ पर भी काम किया होता है और कुछ अर्सा इन्होंने यहाँ पर भी काम किया होता है। जब इस टीम के अंदर मल्टीपल स्किल्स आ जाती हैं तो हम इन्हें उठा के किसी भी टीम के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बिठा देते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स। अब उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द चेन ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं जी। चेन ऑफ कमांड कहते हैं इज़ द लाइन of the authority extending from the upper organizational level to the lower level which clarifies who report to whom। यानी कि चेन ऑफ कमांड में आप चीज़ें क्या कर रहे होते हैं, क्लियर कर रहे होते हैं कि कौन बंदा किसको और क्या रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज़ द अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, कहते हैं अथॉरिटी रेफर टू द राइट्स ऑफ द इनहेरेंट इन द मैनेजरियल पोजीशन टू टेल द पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट।
यानी कि ये रोल एंड अथॉरिटी में दो चीज़ें कम से कम मिक्स हो जाती हैं। अथॉरिटी के अंदर क्या होता है कि लोगों को बताना पड़ता है कि भाई इसकी पोजीशन क्या है और इससे इसके क्या क्या रोल्स हैं। और अगर यहाँ पे खाली सिर्फ मैं रोल की डेफिनेशन लिखूँ तो रोल के अंदर ये बात होती है कि लोग आपसे क्या बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं। यहाँ पे लाइन अथॉरिटी है जी, मतलब कि लाइन डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइंस होती हैं। जैसे आपकी फर्स्ट लाइन होती है, आपकी मिडल लाइन होती है, आपकी टॉप अथॉरिटी लाइन होती है, और हर लाइन की अथॉरिटी जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन ज़रा डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। यहाँ पे अथॉरिटी से आगे निकल के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। कहते हैं एंड एम्प्लॉयज़ शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंसेस दिस। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं जी, उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हमने लगाई होती हैं जो कि उन्होंने टाइम के ऊपर क्या करनी होती हैं, कंप्लीट करनी होती हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपने क्या करनी है, एक दफ़ा आप स्टडी कर लें, इसको देख लें। ये वही बातें हैं जो ऊपर हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन आ रहा है उसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि एक हायरार्की सेट करें। स्पैन का मतलब ही क्या होता है कि हायरार्की बनाना, जिसके अंदर हमने ये डिसाइड किया होता है कि हमारे किसी स्पेसिफिक मैनेजर के अंडर कितने लोग काम कर रहे होंगे जिनको वो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहते हैं जी एक अच्छा जो मैनेजर है वो 5 से 6 लोगों को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर इससे ज़्यादा लोग उसके अंडर आप देंगे तो फिर क्या होगा कि उसकी जो हायरार्की है काम करने की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और लोग उसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल आप ये देख सकते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़रा नैरो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। जिसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़रा ज़्यादा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेंशन ही टेंशन होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रा स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेकिन और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू अदर ज़रा डिफरेंट है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी जो है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है या उसकी इक्वल ही हो रही है। नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अंदर बेटे इसमें आ रहा है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें एक मैनेजर कोशिश ये करता है कि सारे जो इख्तियारात हैं वो उसके हाथ में रहें, कोई बंदा उससे पूछे बगैर किसी भी किस्म का कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना लेकर आए। दूसरे नंबर पे इसमें आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सारे के सारे इख्तियारात एक बंदे के हाथ में नहीं होते, बल्कि लोगों को इंडिपेंडेंट किया जाता है कि वो अपनी समझ बूझ और फहम के मुताबिक क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये कोई डिज़ाइन की टाइप नहीं है, बल्कि ये एक टर्म है जो यूज़ हो रही है, किसके अंदर आ रही है, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहते हैं बेटे उस प्रोसेस को जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी देते हैं कि भाई आप इन तमाम लोगों के हेड हैं, आप करो नुकसान नफ़ा नुकसान के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, बस हमें काम चाहिए, आपने क्या करना है, हमारा काम जो है ये वक्त पे ख़त्म करके देना है। इसको कहते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10 स्वीपर काम कर रहे हैं तो उसमें से आप किसी एक को उठा के हेड बना देते हैं, तो वो जो स्वीपर आप हेड बनाते हैं ना उसकी छाती ज़रा 6 फुट चौड़ी हो जाती है, ये समझ के कि मैं हेड बन गया हूँ और मैं अब काम करके दिखाऊंगा। इसको एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहते हैं। आप उसको साथ साथ अथॉरिटी दे देते हैं कि यार इनकी तनख्वाहें तुम रखो, काटो शाटो तुम करो, रखो निकालो तुम्हारी मर्ज़ी है, हमें बस टाइम पे काम चाहिए। तो ये भी बेसिकली एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में बात चली जाती है। नेक्स्ट आपकी जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डिज़ाइन जो उसका आ रहा है उसके स्ट्रक्चर के हवाले से वो है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है फॉर्मल तरीके से काम करते हैं, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाकायदा तौर पे फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग या उसके बाद अपने प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट करते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मल जो है अक्सर औकात कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ठीक होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं चल पाता, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जाता, बल्कि वक्त की जगह की आसानी देख के आप फौरी डिसीजन लेते हैं और मामला ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मलाइजेशन के अंदर दो किस्म के कंसेप्ट्स आते हैं, एक है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है, ये बड़ी ब्यूरोक्रेटिक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो तमाम लोगों को अपने साथ मिलाकर लेके चल रही होती है। मतलब हर लोग बंदे से पूछ लिया जाता है जी हम ये करने वाले हैं तो हमें बताएं कि हमें इसमें आप क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सब लोगों को आपस में इसमें मिलाया जाता है, यानी छोटे वर्कर को, मिडल मैन को, उससे बड़े को। लेकिन जो आपकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ी सी रिजिड
ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी सख्त किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इनके जो डिसीजंस होते हैं वो बड़े अटल होते हैं, उससे ये गिरते नहीं हैं। और अथॉरिटी जो है स्पेसिफिक हाथों में रहती है। और यहाँ पे सेंटर डिसेंट्रलाइजेशन है, लो फॉर्मलाइजेशन है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्रॉस हिरार्की टीम है, क्रॉस फंक्शनल ये टीम्स होती हैं। ये ऑर्गेनिक के अंदर जो आपकी मैकेनिस्टिक होती है, इसमें हाई स्पेशलाइजेशन ब्रिजट है। उसके बाद क्लियर चेन ऑफ कमांड है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड हाई फॉर्मलाइजेशन। मतलब कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी सख्त होती है एज़ कम्पेयर टू इसके। इसमें ज़रा प्रोफेशनल लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोनों जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप्स जो हैं अपनी अपनी जगह पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर वो चल रहे होते हैं जहाँ पे वो उनका काम बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अब कॉन्टिजेंसी फैक्टर्स आ रहे हैं जी। जब भी आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर हमने हमने कुछ फैक्टर्स, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टिजेंसी वेरिएबल, कॉन्टिजेंसी कहते हैं ऐसे फैक्टर्स को, यानी ऐसे हालात को जिसमें आपके सामने आपके पास एमरजेंसी आ जाती है। और ये फैक्टर्स कौन से हैं? ये फैक्टर्स हैं ये वाले: ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, साइज, टेक्नोलॉजी, डिग्री ऑफ एनवायरनमेंट, अनसर्टेनिटी। स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटे कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो इतना बड़ा या इतना वाइड नहीं होता, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं। साइज़ एंड स्ट्रक्चर है जी, वंस अगेन ये ना हो कि वो जनाब साइज़ ऑर्गेनाइजेशन का छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर आपने क्या किया हुआ है उसको बड़ा एक्सपेंड किया हुआ है, या ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज़्यादा हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज बड़ी कम है। टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर है जी आपका नेक्स्ट वन इज़ द टेक्नोलॉजी। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे सेट करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं। जैसे आप ये एक तस्वीर से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे ये कोई हॉस्पिटल है, ये उसका फ्रंट डेस्क है, तो आप देखें पीछे लाइटें वगैरह माशाल्लाह लगी हुई हैं, ये सिस्टम चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपने टेक्नोलॉजी का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर सही उसका कम्बिनेशन किया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे कुछ छोटी सी टर्म्स आती हैं, ये एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रक्चर है जी। अक्सर औक़ात स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे भी बनाने पड़ते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी कोई सिचुएशन आ जाती है तो क्या वो स्ट्रक्चर आपके लिए मददगार साबित होगा भी या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर ज़ल्ज़ला आ जाता है तो ये नहीं है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्नीचर कुछ इस तरह से लगाया हुआ है या आपने बिल्डिंग कुछ ऐसी बनाई हुई है कि बंदा भागने की बजाय जनाब फंस जाए वहाँ पे और वहीं पे उसका दम घुट जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगला जो हमारा सवाल आ रहा है वो है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस की बात कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।